बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा केस के 20वीं समात लंदन फ्लैट्स के बारे में आधा सच सामने आ गया। लंदन फ्लैट्स 1993 से शरीफ खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ कर लिया, मगर शरीफ खानदान इन फ्लैट्स की मलकियत मानने से अभी तक इनकारी है। अलसानी खानदान ने लंदन फ्लैट्स 90 की दिहाई में खरीदे तो 2006 तक शरीफ खानदान कैसे इनमें मुकीम रहा? माजी में शरीफ खानदान कतनियों के फ्लैट्स को अपना आखिर क्यों कहता रहा? और जस्टिस शेख अजमत सईद दिल के आर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। क्या कल सुप्रीम कोर्ट में पैनमा केस की समाअत होगी? तफसीलें इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जुबैर उमर की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती के बाद कराची की सियासत अहमियत इख्तियार करती जा रही है। इमरान खान का भी हर माह में चंद रोज कराची में गुजारने का ऐलान, जबकि कराची में रेंजर्स के ऑपरेशन की वजह से जराइम में 90% कमी आ चुकी है। DGISPR की जानिब से इस बात का दावा किया गया। गवर्नर सिंध की तैनाती में हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। MQM पाकिस्तान की जानिब से यह शिकवा किया गया, जबकि पीपुल्स पार्टी के सामने अभी तक कोई देखा गया कि रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। तबाहाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद अवाम के लिए उबर और क्रीम कंपनीज की बेहतर सफरी सहूलियात पंजाब और सिंध हुकूमत को एक आंख भी नहीं भाई है, मगर क्यों है, इस पर भी बात होगी। और कुछ बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस हवाले से मुस्तकबिल करीब में हुकूमत पाकिस्तान मजीद कौन से इकदाम उठा सकती है, तफसीलन रोशनी डालेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले पैनमा केस की बात करेंगे। आप चूंकि रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, केस को देख रहे हैं। जस्टिस साहब शेख अजमत सईद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे, अब क्या समझ रहे हैं कि ये केस किस तरफ जाएगा? क्योंकि एक तलातुम सा था, आज आपको क्या महसूस हुआ, किस तरफ जा रही है? पहले तो जिस तरह आपने कहा अल्लाह उनको सेहतयाब करे, जस्टिस अजमत की बड़ी पुरौनक लाइवली प्रेजेंस है, तो उनको जाहिर है कुछ दिन तो आराम करना पड़ेगा। जितने दिन वो आराम करेंगे तो उतने दिन ये कोर्ट डिलेड रहेगा। अच्छा। तो उससे नेचुरली जो है मेरा ख्याल है हुकूमत के लोग तो बड़ा उस पर थोड़ा सा रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि ये जिस टेम्पो पे जा रहा था वो बड़ा तेज टेम्पो था। अब और वो जो है इसमें टाइम मिल जाएगा रीथिंक करने का, क्योंकि आज का जो जस्टिस खोसा साहब का बड़ा जो सम अप करता है जुमला जो था एक आखिरी, वो बड़ा ही एक हुकूमत के लिए डरा देने वाला था। उन्होंने कहा जनाब आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेंस में जुआ इस तरह उन्होंने कहा कि जनाब आप ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे 3 वकील आ चुके हुए हैं और आप कह रहे हैं कर लो जो करना है, यही कतरी खाता है और जो बताना था मोर और लेस यही है। और अदालत बार बार कह रही है कि जनाब पहला वकील आया उसने कहा जनाब प्राइम मिनिस्टर का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाकी बताएंगे। साहबजादी के वकील आए, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब आप नहीं सुन सकते। तो घूम फिर के इंतज़ार था कि सलमान अकरम राजा आएंगे और सारा कुछ बता देंगे। तो वो उन्होंने भी कतरी लेटर ही आखिर निकला और उसकी पार्ट 2 आ गया। और उन्होंने जो मवाद दिया वो पहले नज़र आ रहा है, एक बच्चे को भी नज़र आ रहा है कि वो पिछले गैप्स को कवर करने के लिए किया गया। किसी ने बाद में पूरा देखा इसमें कहाँ कहाँ सिक्किम है, कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं, कहाँ कहाँ सुराख है, उन सब के ऊपर सीमेंट लगा दिया गया है। वो बार बार अदालत कह रही है कि जनाब ये केस इम्प्रूव कर रहे हैं आप। और आज सलमान अकरम राजा साहब भी, मैं बड़ा मुतरफ हूँ उनका, और बड़े अच्छे वकील हैं और बड़ी अक्लमंदी की है हुकूमत ने कि उनको लेके आए हुए हैं। पर उन्होंने भी जाहिर है अपना केस अपने एविडेंस है। वैसे उन्होंने तो अक्लमंदी की है कि सलमान अकरम राजा को ले आए, तो राजा साहब ने भी उनका वकील बन के अक्लमंदी की है। हाँ, वो आपने इखलाकी तकाजे पे वो आप बात करेंगे, मैं तो सिर्फ इखलाक के बार बात कर रहा हूं। आप यारें निभा रहे हैं सर। नहीं, उनकी वकालत का आप देखें कि मगर मैं जिक्र करा दूं कि उसी केस में लड़ना, आज फंसे हुए थे। आज वो फंसे इसलिए थे कि वो भी उन्होंने भी वही जुरिस्डिक्शन का सहारा लिया घूम फिर के कि आपका इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा जनाब ये पिछले महीने 1.5 से ये बात हो रही, इख्तियार वाली बात छोड़े, बहुत आगे जा चुके हैं। तो अब जो कहानी है जिस पे अब क्या करें सलमान अकरम राजा साहब भी, ये बच्चों को सुलाने के लिए जो तोता मैना की कहानी सुनाई जाती थी, ये उस तरह की कहानी है। कहानी आम लोगों को समझाने के लिए कि हम ये हर कोई वकीलों की उस गुफ्तगू में बात करता है, कहानी बड़ी सादा सी है। उनका जनाब 1970 की दहाई में जो है ये वहाँ पे पैसा कमाया गया था, कोई तफसील नहीं है
कि दुबई में वो पैसा कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया। वो एक बीच में तारिक शफीक साहब का छोटा सा, मगर कहीं कोई रसीद नहीं है। तो एक भी ऊँटों पे गया था यहाँ से, वो नहीं, आज उन्होंने ऐसा कहा कि ऊँट नहीं है, वो इतनी ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी। मगर बहरहाल वो इस तरह 1970 की दहाई का इंप्रेशन देते हैं जिस तरह कोई 500 साल पहले की बात है। ये बैंकों का सिस्टम कई दहाइयों से और सेंचुरी से आ चुका हुआ है। और ये अदालत बार बार कह रही है कि आप लोन भी लेते हैं, बैंकों से पूरी ट्रांजैक्शन भी करते रहे हैं, मगर जहां हमें रसीद दिखाने की बात है वहां कहते हैं कैश में हुआ। आपके एक छोटा सा कमेंट करूं, मैं कोई मैं ट्विटर पे, आपको पता है ना बाज़ दफ़ा बड़े लोग खूबसूरत कमेंट्स करते हैं ट्विटर पे भी, बंदा सीखता है। तो किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया होता है, विश कि मुझे नाम याद रहता तो मैं उनको नाम से कोट करता, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था। वहाँ के जनाब के शरीफ खानदान की आप वारदात देखें, 3 बड़े आज़मों में इनका कारोबार फैला हुआ है। मजाल है कहीं के पे कोई आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन मिलती हो, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कहीं आते ही नहीं हो। जैसे चाइनीज जो है ना पाकिस्तान में, आप किसी चाइनीज उस पे चले जाए ना, उनके चाइनीज ओनर हैं बिजनेस के, वो कैश में डील करते हैं। मैंने कई दफा कोशिश की कि आप उनको कार्ड दे दें कि स्वाइप कर लें, वो नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना। आप फिर आप उसमें रिकॉर्ड पे आ जाएगा, आपको ट्रेस किया जा सकता है कि आपका पैसा कितना इकट्ठा किया, सेल्स टैक्स कितना लिया। हमारी जेबों से तो लेते हैं, आगे सेल्स टैक्स तो नहीं देते उनको। कोई चाइनीज यहाँ पे पाकिस्तान में दुकानदार, वो चाइनीज फूड जो वहां कर रहा होगा, अगर वो चाइनीज है, उसको आप मुझे किसी कार्ड पे पेमेंट करके दिखा दें, नहीं करेगा। तो ये लगता है पुराने ये समझदार हैं, बिल्कुल चाइनीज तो आप समझदार हो। सारी बैंकों से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लोन लिए जा रहे हैं, मगर रसीद कोई नहीं है। अदालत खुद तरले कर रही है वर्चुअली कि उनकी जान भी आसान होती है, अगर रसीदें आ जाएं तो वो कह रहे हैं कि हमें भी कुछ रिलीफ मिल जाएगा ना। सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है अदालत के ऊपर, और अदालत कह रही है रसीदें दिखा दें। बहरहाल आसान स्टोरी ये है कि जी 1980 में वो कहते हैं कि ना 12 मिलियन दरम, जो कि उस जमाने में मेरा दरम को 4-5 रुपए का था, पाकिस्तानी जो है कि वो 6 करोड़ रुपया क्लासा बनता था। ये बड़ा जरूरी है, वो 6 करोड़ रुपया 2.5 अरब रुपया 20-25 साल में बन गया। और 2.5 अरब जो है 20 साल तक इसकी किसी खानदान में किसी को नहीं पता चला कि हमारे दादा ने 2.5 अरब रुपया कहीं उनके पास है। और 2.5 अरब रुपये में 20 साल बाद दादा जो है ना, वो जो पिक्चर आती है, फिल्म जो निकलती है कि बड़े जो ग्रैंड चाइल्ड हैं हुसैन साहब को साइड पे ले जाते हैं कि बेटा मेरे पास ये 2-2.5 अरब रुपया पड़ा हुआ है। और जो अखज़ कर सकते हैं आप, हाँ। कि ये कहा जाता है कि किसी को बताना ना, अब्बा को भी ना बताना और चचा को तो बिल्कुल ही ना बताना, कि शायद उनको पता था कि चचा की बेगम गुलबर्ग वाली जो ना बाद में ट्वीट्स करेगी कि लंदन की जायदादों में से हमें हिस्सा नहीं मिला। Literally, this is the story that emerges from this story, कि आप ये अखज़ कर सकते हैं कि 20 साल तक इतना बड़ा राज रहा कि इस 20 सालों में कोई उस पर टैक्स नहीं दे गया, कोई उसकी डिक्लेरेशन नहीं है। इस 20 साल में खानदान पे बड़ी मुसीबतें पड़ी, कर्जे आए, बैंकों से कर्जे ले लिया गया, हुदैबिया का ये जो मसला बना वहां से लिया गया, इस पैसे को नहीं छेड़ा गया। और जब छेड़ा गया, अब उससे क्या साबित होता है? 2 चीजें। एक तो बड़ी ज्यादती है कि दादा पे सारा डाल दिया गया, अब ये कहलाती है इल गॉटन वेल्थ, कि ये सारा पैसा जो है गैर कानूनी पैसा है। अब इसका सारा इल्जाम मरहूम दादा पे डाल दिया कि ये सारी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, सारा उनका कसूर है, सारा गैर कानूनी काम उन पे डाल दिया, जो कि मेरा ख्याल हमारे यहाँ मगरिब में होता होगा, मशरिक में ये मरहूम वालिदैन के साथ नहीं किया जा सकता। ये अज़मत सईद के कमेंट भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा भी ये बात, ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो मुर्दे का एक ट्रायल हो रहा है, ये खुद इनकी अदालत कह रही है। मगर इन्होंने साबित क्या किया? क्लास साहब गौर नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि वो 20 साल जो पैसा डिक्लेयर नहीं हुआ, लिहाजा वो गैर कानूनी हलाल का पैसा नहीं है, वो कानूनी तौर पे। इसका मतलब ये है कि इनकी तमाम जायदादें जो उस पैसे से खरीदी गई, अल अज़ीज़िया जद्दा की स्टील भी गैर कानूनी पैसे से, हसन को जो उसमें से पैसे दिए गए $5-6 मिलियन वो भी गैर कानूनी जो है, वो उसका कारोबार भी। उसके बाद अल तफीक का जो कर्जा उसमें से दिया गया और जिससे यहाँ मिले लगी, वो भी गैर कानूनी। फाइनली ये फ्लैट भी उसमें से खरीदे गए, वो भी गैर कानूनी। ये उस पैसे में से है। इसकी इंप्लीकेशन ये है कि इनका आधा कारोबार इस वक्त गैर कानूनी उससे है, तो ये उसकी इंप्लीकेशन है। मगर जो आखिर में अदालत ने ये कहा ना कि ये आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हुसैन को पता था और उसको ये दे गए। याद रहे कि मियाँ शरीफ साहब के 30-40 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं माशाल्लाह, और सिर्फ एक पोते को उन्होंने कहा कि सारा कुछ तुम्हारे नाम में करता रहा हूं। तो अदालत ने आखिर में बस आखिरी जो जस्टिस खोसा साहब कह गए हैं, उन्होंने कहा जनाब
बाद में सेटलमेंट आपकी तो ये 2009 में हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो मियाँ साहब की वो और विल, चूंकि वो अपनी ज़िंदगी में वसीयत नहीं छोड़ के गए, वसीयत पेश नहीं की गई कम अज़ कम अदालत में, इसका मतलब ये है कि विरासत के कानून के बगैर के वो जो है के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर की भी जायदाद है, वो अकेले उसकी नहीं है। अब ये एक सवाल छोड़ जाता है। सवाल और भी बहुत है क्लास में, मुझे छोटी सी ब्रेक लेने को, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इन सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैसा दुबई किस तरह से गया। सवाल अभी भी ये है जिसका कोई जवाब नहीं मिल सका। ब्रेक में हमारे साथ होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास ऑफ पैनामा केस की बात हो रही है। चलिए आधा सच तो मान ही लिया है, लेकिन एक बयान बड़ा चल रहा है कायरा साहब का कि इमरान खान साहब को मना किया था अदालत में आ जाए। हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ें दो। एक तो जो आपने आधे सच की बात की है, मस्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है जिसमें पूरा सच मौजूद है। और रहमान मलिक साहब को दाद दें, आई मस्ट क्लैरिफाई कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में उन पर थोड़ी सी तनकीद की कि मलिक साहब आप किधर गायब हैं। जो आमिर साहब ने भी कहा बस कर दें, भतीजे की शादी कितने दिन रहती है। तो वो अगेन वो खैर यूएसए गए होते, तो मलिक साहब ने वहाँ से ट्वीट किया। आई मस्ट अप्रिशिएट रहमान मलिक साहब। उन्होंने जनाब मैं ना भागा हूँ, ना मैंने बैकआउट किया है, मैं अपनी रिपोर्ट पे कायम हूँ। मुझे जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगी मैं पेश हो के इस पे कंटेंट पे बात करने को तैयार हूँ। सो मेरा ख्याल ये कंट्रोवर्सी तो होगी ख़त्म। मुझे ये शिकायत ज़रूर है कि जनाब कि हम अगर उनकी शान में थोड़ी सी भी गुस्ताखी करें ना तो आमिर मतीन साहब की भी जान को आ जाते हैं, मेरी जान को उनके फयाज नतूरी साहब हैं हमारे दोस्त, वो आ जाते हैं कि जनाब ये गुस्ताखी होगी। जब हमने उन्हें कहा कि जनाब थोड़ा सा टेलीफोन पे ही आ जाएं, हमसे ज़रा बात कर लें, तो रहमान मलिक साहब ने हमारे व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब नहीं दिया। पढ़ा ज़रूर, और मलिक साहब को ये पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई है, आपको पता चल जाता है कि आपका मैसेज किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बिल्कुल ऐसा, ठीक है सर। सो मलिक साहब ने उस पर तो हमारे साथ किया जाती है। चले हम फिर बदला इनसे कभी ले लेंगे कि हमें उन्होंने हमारे व्हाट्सएप का जवाब ही नहीं दिया। ये तो हमने मैं कैरा साहब पे आता हूँ मैं। नंबर एक सर, कैरा साहब की बात ये है आमिर, ये पीपल्स पार्टी की चालाकी देखें कि इमरान खान को अदालत नहीं जाना चाहिए था क्योंकि अदालतों का रवैया जो है ना वो हमारे साथ अच्छा नहीं रहा। अगर इमरान खान ना जाता तो आप लोगों ने तो दफन कर दिया था इस केस को पार्लियामेंट में, बात तो ख़त्म हो गई थी। इतने बड़े बड़े ये चीज़ें ये कैसे सामने आती, ये कैसे आपको पता चलता कि ये जो बड़े लोग हैं मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने कैसे की, ये कतरियों के लेटर आने, उनमें कंट्राडिक्शंस आनी। और पूरी मैं फिर कहता हूँ इस केस का फैसला कुछ भी है, दो चार चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं और ये अदालत के जरिए हो सकती थी। इसलिए मेरा ख्याल है हमारे दोस्त कमर जमा कहरा को तकलीफ हो रही है कि चीज़ें जो हैं वो इमरान खान का क्रेडिट जाएगा। जो बात आमिर कहता होता है ये केस तारीख में याद रखा जाएगा, इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ। बिल्कुल, इसका नाम PLT यही है, ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड में आ गया है। आज भी जफर अली शाह वर्सेस जनरल मुशर्रफ केस चलता है, या ये जो कहते हैं आसमत जिलानी वर्सेस आके फेडरेशन या दीगर चीज़ें चलता है। ये बहुत बड़ा केस था जो पीपल्स पार्टी ने मिस किया है। वो बेचारे अभी उन्हें समझ नहीं आ रही। भाई बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं होते कि फैसले आपकी मर्जी के हैं। इतना एक्सपोज हुई है शरीफ फैमिली। ये जो मिथ थी कि सिर्फ जरदारी इस मुल्क में करप्ट है और हम पेट फाड़ के पैसे लाएंगे तो हम चौकों में लटकाएंगे, तो घसीटेंगे, तो फलां करेंगे, और इसी नारे के बुनियाद पर इन्होंने पंजाब में इलेक्शन जीत लिया और पीपल्स पार्टी को इन्होंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब यही नारा जो है वो तो शरीफ की मिथ टूटी है। वो लोगों ने कहा जरदारी तो इनके सामने फरिश्ता लगता है। जरदारी की एक चीज अच्छी है सर, आज पता नहीं क्यों मेरा तारीफ करने को दिल चाह रहा है। यस ठीक है यार, जरदारी सब एक्टिंग नहीं करते, ही डजंट फेक। वो फेकिंग नहीं करते कि मैं बड़ा जेंटलमैन हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, टोपी सर पे है, ज़कात रोजा नमाज सारी चीजें करता हूँ। वो कहते यार मैं ऐसे ही हूँ, वेदर यू लाइक मी और नॉट, टेक इट और लीव इट। अगर टेक इट या लीव इट, एक्टिंग नहीं करते जरदारी साहब कि मेरा आए एक अच्छा बनने की, नेक बनने की, ईमानदार बनने की। यहाँ और प्रॉब्लम है यार, ये चीजें जरा, अब डार साहब का ये बयान पढ़ लें, इसके बाद एक्टिंग कर सकते हैं कि वी आर जेंटलमैन और आप हमारी आके वो करें, आप हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं। ये रहमान मलिक की रिपोर्ट पढ़ने के बाद किसी का दिल चाहेगा इनको छोड़ दें। जिस तरह कतरी लेटर्स पे उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्वेश्चनिंग की है, उसके बाद मैं ये इस पे खुश हूं कि छोड़े इखलाकी और सियासी तो कोई इबाम रह ही नहीं जाता। अदालत के जरिए मिथ टूट सकती थी सर। आप और मैं बात करते कहते सहाफी इनका तो काम ही ये कि रात को अपनी अदालतें लगाते हैं, किसी ने नहीं हमारी बात माननी थी। पार्लियामेंट छोड़ें जी, ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स करते रहते हैं।
लेकिन अदालत ने जिस तरीके से मस्ट अगेन एंड अगेन फैसला जो भी है, मैं कहता हूँ छोड़ दें इसको, अदालत में उन ऑनरेबल अगर जजेस की मेरे दिल में बहुत इज्जत बढ़ी है सर, कि केस को पढ़ा है, समझे, और मैं दावे से कहता हूँ आमिर, तमाम 100 एंकर्स भी इकट्ठे उनको बिठा लेना, जितनी मेहनत इस केस पे इन 5 जजेस ने की है, खोसा साहब ने की है, उन्होंने अजमत साहब ने की है, और बाकी दीगर इजाज साहब, गुलजार साहब, अफजल साहब जो भी हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने हमने इस केस को इस तरीके का पढ़ा, समझा, या हमने कोई ऐसी नई बात की जो कोर्ट ने ना की हो। होल क्रेडिट गोज टू द कोर्ट और जजेस को कि इन्होंने पढ़ा डॉक्यूमेंट्स को और ऐसे ऐसे एंगल्स निकाले और ऐसे ऐसे क्वेश्चनिंग की। मैं समझता हूँ वो मिथ तोड़ी है। सो कमर जमा कहरा साहब बड़े इररेलेवेंट उनका कमेंट है कि खुद भी मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, उसको भी नहीं। मैं तो कहता हूँ जमात इस्लामी जैसे भी थी, जैसी तैसी भी अपना वकील लेकिन शेख रशीद को कुछ भी कहें यार, अकेला वहां पे पेश हो गया ना, इन्वॉल्व तो रखा ना। आप यहाँ पे लतीफ खोसा नहीं संभाले जाते, अयान अली का केस लड़ते, अयान अली के केस के लिए लतीफ खोसा के पास टाइम था। ये पाकिस्तानी तरीक का सबसे बड़ा केस है लतीफ खोसा। इमरान ने मुझे नहीं कहा, दावतनामा देने नहीं है मेरे पास। एतजाज को और खोसा साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इनकार कर दिया। अब फिर आपने लूज बाल दे दी, अब आपने फिर लूज बाल दे, फिर कहेंगे आपके दोस्त एतजाज नाराज हो जाएंगे। एतजाज साहब जो हैं, मादरत के साथ मैं माफी मांग लेता हूँ, बड़े आदमी है। एतजाज एहसन साहब जो हैं वो बड़े लोगों के केसेस लड़ते हैं। वो वहाँ मलिक रियाज साहब का केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो वहाँ इकबाल जैद अहमद LPG किंग बाला, जिनको वो दोस्ती मोहब्बत में उनका निकनेम है, और दोनों के पास जहाज हैं। शेख रशीद बेचारा क्या बेचता है, लाल हवेली वो भी उसे छिनने वाली है। मगर मैं ये कहूँ कि लास्टी ये जो केस है क्लास साहब, ये पाकिस्तान इस्लाम ने का तारीख इसलिए है कि पहले सारे मैं कहता रहता हूँ सिविल मिलिट्री की लड़ाई थी, ये सिविलियंस की अंदर की अदारों की लड़ाई है। वो इसलिए कि इसके अंदर इंतजामिया, आज जज साहब ने कहा कि जनाब हमारे पास फंस गए, खोसा साहब ने कहा कि हमने नैब भी ट्राई कर ली, FIA भी ट्राई है, टोटली इंतजामिया एग्जेक्टिव जिसे कहते हैं पहला पिलर ऑफ द स्टेट, टोटल फेल हुआ। उसके बाद लेजिस्लेशन जो है आपकी मुकन्ना जो है कानून बनाने वाला अदारा, उसने 6 महीने 8 महीने वो नहीं फैसला कर रहा। क्या इस मुल्क में कानून गरीब आदमी के लिए और अमीर आदमी के लिए डिफरेंट है? क्या लॉ एंड रूल ऑफ लॉ कोई चीज़ है? सो इस पे बहुत कुछ टेक पे, ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि मुकदमा क्या है, मुकदमा ये है। लेकिन उम्मीद तो सबको अच्छे किए ना क्लास साहब। नहीं, मैं फिर कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि फैसले अदालत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो सिर्फ जो चीज़ें फैक्ट्स अब तक सामने उन पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए कि उनकी मिथ जो थी ना 10% से ऊपर, वो मिथ न्यूट्रलाइज हुई है। बल्कि ये जो है कार्रवाइयाँ जो हमने पढ़ी हैं, ये उनसे आगे निकल गए हैं। जरदारी साहब अपने को बड़े समझदार वो समझते थे। जरदारी साहब ने सरे महल खरीदा सर ये 95 में, सुनते हैं वो 2-4 मिलियन की बातें थी, ये बहुत बड़ी रकम है सर। सिर्फ $78 लाख जो है 1988 में है। ये रहमान मलिक की रिपोर्ट कह रही है, जो FIA की रिपोर्ट है, रहमान मलिक मीन्स FIA जो की कि $78 लाख सिर्फ 1988 में मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने। और अच्छा जरदारी साहब देखे छोटे वारदाती हैं संभाल, मुझे अब उन पर तरस आना शुरू हो गया। मसलन इन्होंने सरे महल खरीदा 1995 में इन्होंने, और विद इन फ्यू वीक्स वो पूरे का पूरा स्कैंडल वहाँ पे UK के अखबारात में आ गया था कि जनाब बेनजीर भुट्टो और इन जरदारी साहब ने 2.5 मिलियन पाउंड का इन्होंने सरे महल खरीदा, 355 एकड़ का इन्होंने यहाँ पे एक महल खरीद लिया। और ये तो बेचारे मतलब 6 महीने बेनजीर भुट्टो और जरदारी नहीं छुपा सके कि हमने महल खरीदा है। वो इनको दाद दें, 1993 के खरीदे हुए अब जाके 2016 में सामने आ रहे हैं, कितने साल बनते हैं? एक इखलाकी सवाल ये भी आता है कि अब तो एडमिट कर लिया है कि ये सारी इलगॉटन वेल्थ है, अनडिक्लेयर्ड पैसे है, तो क्या ये वापस कर देंगे? मियाँ शरीफ तो चलो ठीक है उन्होंने नहीं किया, इनको तो पता लग गया कि ये सारी जिजिया मिल और ये जायदादें कहाँ से आई, किस पैसे से, किस सीड मनी से ये अंपायर बनी, क्या ये वापस करेंगे? मैं लीगली ये भी पूछना चाहूँगा। लास्टली जाते जाते थोड़ा कमेंट एक भी करता है, जो जरदारी साहब अपने आप को बड़े कहते हैं, डॉक्टर आसिफ अली जरदारी, सियासत जरदारी, एक जरदारी साहब पे भारी हो। भाई साहब आप सियासत में भारी होंगे, माल बनाने में ये भारी हैं। साहब ये तो आपने सच कहा, माल बनाने में यही भारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इस केस से मुतालिक, पैनमा केस से मुतालिक तो बात होती रहेगी, इसके साथ साथ कराची की सियासत पर भी बात करेंगे कि किस तरह से मोहम्मद जुबैर के गवर्नर सिंध तैनात होने के बाद कराची की सियासत अहमियत इख्तियार करती चली जा रही है। हमारे साथ ब्रेक के
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची की सियासत से मुतालिक बात होगी, लेकिन पैनमा केस के हवाले से आमिर साहब आपसे मेरे बड़े दो अहम और ज़रूरी सवालात हैं। एक तो ये, प्रोग्राम से पहले आप शिकवा कर रहे थे कल भी बहुत सारी चीज़ें बताने की थी जो नहीं बता सके, तो आज तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपके जहन में और बताने चाहिए। दूसरा भी सवाल सुन लें। आज तो सलमान अकरम राजा साहब ने आपको अदालत में कह दिया, अदालत तो आप लोग लगाते हैं टीवी पे बैठ के, तो कल क्लासेस साहब ने बड़ा अहम सवाल आपके लिए छोड़ा था, उसका जवाब भी दें हम। सवाल रिपीट भी कर दें नहीं, वो सलमान अकरम राजा का कि उन्होंने जो है पहले वो टीवी पे जरा थोड़ा सा और लाइन दे रहे थे, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये केस बड़ा सिंपल है कि अदालत को सिंपली इनसे पूछना है कि आप मनी ट्रेल बता दें तो वो बता देंगे। तो उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अदालत के इख्तियार को क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ हर एक के अपने ज़ाती इखलाकी तकाजे हैं, वो अपनी एक्सप्लेनेशन खुद देंगे वो क्यों है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमें बाहर से बैठ के नज़र आता है कि अब देखें नवाज शरीफ साहब की डेस्परेशन कि इन्होंने इतने ज़्यादा ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, मगर जो वकील जब चूज़ करना था इन्होंने तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा के जानशीन है मखदूम अली ख़ान साहब, उनको चूज़ किया। और शायद हामिद साहब अगेन उनकी भी फैमिली हिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के वो माने ताने जो है ना ख़ानदानी थे। उस लीग में जो है सलमान अकरम राजा साहब नहीं थे, ये और किस्म के वकील माने जाते थे, जमहूरियत, इंसानी हकूक और इन चीज़ों पे। तो अभी ये जो है ना उस लीग में चले गए हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन वो खुद देंगे। पर जो बात कानूनी जो है का जवाब इनसे लें जरा। नहीं, ये जो है वो है कि ये पूछ रहे नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। सवाल ये था क्योंकि लोग ट्विटर पे बार बार पूछ रहे हैं कि कल आप छोड़ के गए थे, सवाल जी आमिर साहब भागे नहीं भाग भी नहीं सकते अभी ये। और आप भी कतरी लेटर ना ले आइएगा इस सवाल के जवाब में। सवाल ये था जो मैंने कल छोड़ा था, आप और मेरी एक पोजीशन है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, सब्जेक्टिव हो सकती है, बेस्ट हो सकती है, वी हैव ए ओपिनियन, मतलब अगर पनामा पे फैसला तो अदालत ने करना है कि जनाब कि हमारा एक स्टैंड है। कल को हमें हायर किया जाए बकौल उन सलमान अकरम राजा साहब ने आपको खुद चलते हुए एक लेटर कॉमेंट किया जी असल अदालत तो आप लगाते हैं यहाँ पे। कल को अगर हमें हायर कर लिया जाए, मियाँ साहब कर लें या कोई और पार्टी कर ले कि यार छोड़ो यार ठीक है आप लोगों का स्टांस था फेयर अनफ, हम आपको हायर करते हैं, उसकी फीस देंगे, तो हमें क्या करना चाहिए सर? नहीं, हम अपना तो जो हम करते हैं वो हम अपने जज कर सकते हैं। उनके भी जज मैं समझता हूँ हर एक को अपनी ये जवाब खुद देना चाहिए। शायद किसी हीट गुजर जाए तो किस दिन उनको प्रोग्राम में लाके इस पे बहस जरूर करेंगे। आई एम श्योर उनके पास अच्छे वकीलों के पास हर किस्म की सिचुएशन का जवाब है जो वो आजकल जवाब लेके आ रहे हैं। सर जवाब एक मिनट सर, आप फिर पतली गली से निकल गए। तो घुमा रहे हैं ना, घुमा रहे हैं। मजाल अभी लाहौर के किसी बंदे को आप पकड़ नहीं सकते। जाती जो है ना ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा उनके हवाले से, पर ये जरूर है कि जितनी मर्जी अच्छी वकालत करें, जो ये नजर आ रहे हैं ना इस मुकदमे में दो चार चीजें, अगर ये जो कि बचते नजर नहीं आते, अदालत के ऊपर बड़ा प्रेशर आया हुआ है कि कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे ईदर वे, तो उसमें ये ज़रूर है उसके बावजूद भी उसकी जो इम्प्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आ रहे हैं कि ये काफ़ी सारे इसाक डार साहब का जो केस है ये खुलता हुआ नज़र आ रहा है। नैब जो है वो आज बाय द वे उनकी एक डेवलपमेंट ये रह गई कि उनसे पूछा गया था कि बताएं ये आपने फैसला जो अपील नहीं की थी क्यों नहीं की थी, तो नैब चेयरमैन साहब ने कहा जी ये प्रोसिक्यूटर जो थे मेरे वकील साहब इन्होंने मशवरा दिया था ना करें, वो उनका मशवरा नहीं मैटर करता, उनकी डिस्क्रिप्शन थी कि उन्होंने किया और उन पर इल्ज़ाम मेरा नहीं है, अदलिया का है कि जनाब आपने इसलिए तो नहीं ये किया क्योंकि आपको उन्होंने ही लगाया था। सो वो नैब चेयरमैन साहब भी जो है ना उसमें हैं। फिर ये जो आपके आगे रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट बनी हुई है, इससे रिलेटेड कई मुकदमे इसके बाद ये चलते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे बच भी जाएंगे तो 2018 तक इन केसेस का फैसला हो जाएगा। बड़े इखलाकी सवाल जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि जनाब ये तरीका बता दें कि 6 करोड़ रुपए से ये 2.5 बिलियन रुपए अपना कैसे बना लेते हैं, 2.5 अरब रुपया बना लेते हैं और 20 साल तक डिक्लेयर नहीं करते हैं। अब जबकि ये साबित हो गया, खुद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आधी जायदाद इनकी जो है उसी 2.5 अरब रुपए से ली गई है, तो क्या ये कौम का पैसा टैक्स वापस कर देंगे या वो वाली जायदादें छोड़ देंगे? ये कानूनी सवाल हैं। सो ये आइंदा इनको ये भी इखलाकी जवाब नहीं है, ये कानूनी जवाब भी देने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये पैसा जो था ये हमारे दादा ने डिक्लेयर नहीं किया गया था, इसलिए नाजायज़
दौलत है, उस नाजायज दौलत से ये जो आधी एम्पायर बनाई हुई जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है, ये फ्लैट्स भी 3 बरे-आज़मों में है, 3 बरे-आज़मों में है, तो अब उसका अजाला क्या होगा? क्या ये है कि वो दादा के साथ ही वो सारा खत्म हो जाएगा? मैं समझता हूँ ये अखलाकी सवाल नहीं है, ये कानूनी सवाल भी है। शायद किसी को जो है ना, दानियाल को या किसी को ये जवाब दे देना चाहिए कि जनाब अब उनको जब पता चल गया है कि इसके बाद दादा की फौतगी के बाद तो पता चल गया था पैसे, उसके बाद किसी को डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि वो हमें नहीं था, दादा ने बताया, दादा ने सिर्फ हमारे अपने ग्रैंड चाइल्ड को, हुसैन को कान में बताया था। अब हमें भी पता चल गया कि हमारे पास ये दौलत थी जिसपे हमने टैक्स नहीं दिया हुआ, या हम वापस करते हैं या टैक्स देते हैं। अब क्या फैसला है, मॉरल एंड लीगल? ये कानूनी सवालात हैं, जवाबात तो देने बड़े जरूरी हुए। कराची की भी बात करेंगे क्लासेस। थोड़ा सा इससे पहले कराची पे जाए, मैं उस पे कि इमरान खान साहब के लिए जितनी, क्योंकि माशाल्लाह अकले कुल हैं, ऊपर अल्लाह मियाँ और नीचे इमरान मियाँ, कितनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कितनी दफ़ा कहा है, इनको उन्होंने लूज तो नहीं कहूँगा, बाल्स उन्होंने कितना रास्ता दिखाया है कि चेयरमैन नैब की जितने इरेगुलरिटीज़ हैं, जितने इनकी इनकन्सिस्टेंसीज हैं और जितना इन्होंने ना रूलिंग लीड को फ़ायदे दिए हैं, पर्टिकुलरली मौजूदा चेयरमैन, इनके खिलाफ आप वहाँ पे जाएँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अगर इनमें थोड़ी सी भी हो, कुछ समझ हो, कोई अक्ल हो कि ये इतने आप बहुत सारे महाजों पर लड़ रहे होते हैं। नैब इस वक्त सबसे बड़ा की बन चुका है जो इनका दिफा कर रहा था, जो कैसे इसहाक डार का केस इन्होंने सेटल किया, मियाँ साहब के पिछले केस इन्होंने सेटल किए, जरदारी साहब के किए। नैब तो सबसे बड़ा, जितने की एक्यूज हैं उनका सबसे बड़ा जो इस वक्त दिफा कर रहा है, जो बचा रहा है, वो तो नैब करा रहे हैं। आपको करना चाहिए था कि आप नैब को ड्रैग करके उनके लिए अपना महाज खोल देते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वहां कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके सामने जाएगा, केस जाएगा, और भाई आप उसकी पेशियां वहां पे लगवाएं, आप आराम से बैठे हैं, खान साहब जाते हैं 2-4 मिनट में टीवी टाक टूक की को साथ, मेरे साथ उन्होंने कोई बंदे 2 चला गए, घर चले गए, खत्म हो गई बात। ये बड़ी, ये जो होती है ना महाभारत अब लड़ रहे हैं ना, बड़ी जंग जब आप लड़ रहे होते हैं, तो जैसे उन्होंने 10 महाज खोले हुए हैं, तो एक महाज आप चेयरमैन नैब पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खोलें, कोई एक आध वकील जिसको पैसे दे दें, कोई मुफ्त में ना कीजिएगा, एक मेहरबानी फरमाइएगा, उसको पैसे दें, वो केस तैयार करे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएं और मैसिव एविडेंसेस हैं इनके खिलाफ, बाकी छोड़ें। अब जजेस के जो रिमार्क्स हैं, अगर उनको कंपाइल कर ले कोई इनका रिसर्चर, अच्छा रिसर्चर को इनके पास हो, और मेरा ख्याल है वो उनके पास हैं, जहांगीर तरीन साहब के पास, उस दिन हम कह रहे थे उनका मशल हसन ने जो की हैं, उनकी सर्विसेज हायर करें, उनके बाकी छोड़ें। जो जजेस ने यहाँ पे कमेंट्स दिए हैं इनके बारे में, ये मसूफ जो है, सही है। अभी अदालतों से भी आखिरी कह दूं कि ये जस्टिस सानी साहब ने इनको बुलाया हुआ है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को ये दे दी थी नैब चेयरमैन के खिलाफ इंक्वायरी, वो एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी साहब खुद, उनका नैब के अंदर केस है, पता नहीं वो कैसे हिसाब करेंगे। अभी हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि अवाम को जहां जहां सुकून मुयसर आएगा, हुकूमत वहीं हम देखेंगे कि रोड़े अटकाती हुई हमें नजर आएगी। ब्रेक लेंगे, कराची की सियासत बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची शहर से मुतालिक बात करेंगे। आमिर साहब, सिंध का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बदतरीन सिस्टम है, लेकिन अगर उबर और क्रीम जैसी कंपनीज आई हैं, सफरी सहूलियात बेहतरीन मुहैया कर रही हैं, तो हुकूमतों को ये क्यों खटकती हैं? सिंध हुकूमत के साथ साथ पंजाब हुकूमत भी है। सिंध हुकूमत ने तो बिल्कुल बंद कर दिया, पंजाब ने भी कर दिया। अब मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 15 दिन की मोहलत दी है टैक्सी की कंपनियों को कि वो रजिस्टर करा लें और वो करा लें, बला बला। मगर ये मसाइल क्या होते हैं जब आपके हुक्मरान ना खुद किताब पढ़ते हो, ना उनका विजन हो, ना ऐसे लोगों से मशवरा करें, तो ये हालात होती हैं। इनको शुक्रगुजार होना चाहिए था इन कंपनियों का कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे हैं। ये वो लोग जिनके पास कारें हैं, घर में बैठे हुए हैं, बेकार हैं, एक तो वो उनको रोज़गार मिल रहा है, दूसरा ये कि हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन सारी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। बजाय इसके कि शहबाज शरीफ की तरह आप लाखों नई गाड़ियां डालें, उधर से ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, उधर से मेट्रो बना रहे हैं, और साथ में 1 लाखों गाड़ियां कर्जे दे के सड़कों पे ला रहे हैं, जिससे सारे शहर बंद हुए हुए हैं। ये एक सोल्यूशन निकला था, ये प्राइवेट सेक्टर से निकला है कि जनाब लोग जिसके पास अपनी कारें हैं वो स्पेयर टाइम में अपने टैक्सियां चलाएं। तो वो ज़कूटा जिन जो हैं, जिनको एक कोई भी चीज़ अगर खुद हो रही हो
तो उनका काम है रखने डालना। किसी ने मशवरा दिया कि जनाब ये जो है ना, ये टैक्सियाँ हमारी ठीक नहीं है पंजाब में। मैं पूछता हूँ कि ये जो पिंडी शहर में जो सबसे घटिया कार है, जिसका कोई चीज़ भी ठीक नहीं है, वो टैक्सी होती है। लाहौर में टैक्सी सर्विस ही नहीं है। दुनिया में लाहौर के साइज का कोई शहर नहीं है जिसमें टैक्सी सर्विस ही ना हो। वो एक प्राइवेट सेक्टर से एक आइडिया बच्चे कर रहे हैं और बड़ा कामयाब चल रहा है। उबर दुनिया भर में चल रहा है, उसके कुछ रखने हैं, कुछ जगह इधर हेयर एंड देयर मसाइल हैं, मगर 41 बिलियन डॉलर की एक जो कंपनी बन गई है, उसके अंदर सिफात हैं अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, हर जगह ही चल रही है। वो पाकिस्तान में आ गई है। शुक्र करो, उनका थैंक यू अदा करो और लोगों को इनकरेज करो कि इस तरह के ब्राइट आइडियाज लेके आए। कराची जैसे 2.5 करोड़ के शहर में जो है लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, और लोग जो बहू बन के गाड़ी एक ले लिया वो नहीं कर रहे, तो अपने स्पेयर टाइम में, फालतू टाइम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको एक रोजगार मिल रहा है। इनको पता नहीं कौन समझा देता है, कौन से जकूटा जिन्हें इनके मशीर के बजाय सिलिटेट करने के रखने डाल देते हैं। आप भी जकूटा जिनों की तरफ आ गए। क्लास अब तो ये खटकती क्यों है इन चीजें? अगर कुछ चीज बेहतर है तो क्यों खटकती है आंखों में? मैं जरा एक ज़ाती मिसाल से इसको शुरू करना चाहता हूँ कि सर्विस कितनी अच्छी। मुझे नहीं पता था इसका, क्योंकि हम थोड़े पसमानदा लोग हैं, हमें इस तरह की चीज़ें देर से समझ आती हैं। मेरे बच्चों ने मुझे बताया, अब बाज़ दफ़ा मेरे घर पे ड्राइवर नहीं है, मैं कहीं बिजी हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा जाते हैं, वो उनका मेरा ऐप खोलते हैं और 5 मिनट बाद गाड़ी जनाब दरवाजे पे खड़ी होती है। जो मेरे ऐसे इलाकों में जहाँ गाड़ी जा नहीं सकती वहाँ मिल जाती है। ये मैंने लाहौर में भी ये चीज़ देखी है, और ये सबसे बड़ी बात है, सस्ती है, अफोर्डेबल है। 300-400-500 से ज़्यादा किराया इसका बनते नहीं है शहर में। यहाँ पे मैं लाहौर में गया पिछले दिनों, वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई गाड़ी की, उन्होंने कहा जनाब वो मिल नहीं रही थी, शायद कहाँ पे बिजी नहीं थे, करीब में कोई नहीं होगा। जो प्राइवेट मंगवाई वो 2000 रुपए की पड़ी, हालांकि वो मंगवाते वो 500 रुपए में पड़नी थी। मैं फर्क बता रहा हूँ। सो ये चीजें जो कर रहे हैं कि मेरे अपने बच्चे प्रेफर करते हैं कि जनाब कि हम इधर बिजी हैं, हम जनाब उन्होंने मंगवाया और उस पर अपने स्कूल चले गए। अब तो हम ये इस्तेमाल करना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब जो है मेहरबानी फरमाए, सारी चीजें इन जकूटा जो बड़े जकूटा है ना, ये DMG वाले हैं, इस मुल्क की कोई तरक्की का मंसूबा जो है ये कामयाब नहीं होने देंगे। कोई लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक DMG क्लास जो है, माँ सिवाय इनमें से सब नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। इसमें फीता काटने का मौका नहीं ना मिला। वो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में, पाकिस्तान में क्रीम सर्विस खुद ही उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने कहा है हमारे बगैर शुरू हो गया इतना अच्छा काम। इससे पहले इन्होंने जो ज्यादती की थी शहबाज शरीफ साहब ने, वो हमीद गुल की जो बेटी थी उज़मा गुल साहबा, या वरान बस सर्विस उन्होंने शुरू की। इन्होंने तो 50 अरब रुपया लगाया है ना इस पे यहाँ पे मेट्रो शुरू। इससे बगैर इन्होंने 1 टक्का हुकूमत का किए बगैर उज़मा गुल साहबा ने, या रावलपिंडी इस्लामाबाद में उन्होंने अनरेबल मॉडर्न सर्विस दी थी। और आखिरी दिनों में जना मुशर्रफ उनसे नाराज हो गए थे कि जना हमीद गुल साहब मेरे ऊपर तनकीद क्यों करते हैं। हम भी जना गुल साहब पे तनकीद करते थे बड़ी, उनमें सब्र बड़ा था, सुनते थे बातों को। उन्होंने उनको डैमेज करना शुरू किया। उसके बाद इनकी बारी लगी शहबाज शरीफ साहब की। इन्होंने जनाब पिंडी में वरान चलेगी, यहाँ पे औरतें खवातीन इस पे इज्जत के साथ सफर करेंगी। उन्होंने इनको वहां पे जो तंग किया, उनकी सर्विसेज बंद करवाई, उन पे हमले करवाए, अड्डों पे हमले करवाए। सिर्फ 40 सेकंड्स क्लास साहब। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने उनकी सर्विस बंद करवाई। ईरान पे जा रहे हैं क्लास साहब। मैं बचपन से GTS सर्विस होती थी, तमाम शहरों में जो है ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की मौजूद होती थी। कराची में ट्रैम आज से 50 साल पहले चलती थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में, और इन्होंने वो पुरानी सारी गवर्नमेंट सर्विस तबाह करके अब ये जो कोई शुरू करने सकता है प्राइवेट सेक्टर में, उसको भी रोक देते हैं। ये गलत कार्य है। और मुझे अच्छी लगा है उनकी, हम अप्रिशिएट करते हैं आखिर पे शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने उनको 15 दिन का टाइम दिया है, लेकिन मेहरबानी फरमाया रेगुलेट करके इम्प्रूव करें और इनको इन जकूटा जिनों के हाथ ना चढ़ा जो DMG के आपने जहाँ जकूटा जिन इकट्ठे कर लिए, जिन्हें मतलब है हर प्रोजेक्ट को बैठ के जिन्हें स्पैल करना है। अच्छा काम किया, एक दबाव आया उन पर, सोशल मीडिया के भी आए, मीडिया के भी आए। और शहबाज शरीफ साहब जो है ना ऐसे इनिशिएटिव ना लें। और किसी दिन मैं आमिर मतीन बड़ा पुराना हम कहना चाह रहे हैं, कराची गए थे हमने किसी दिन अपनी शेयर करनी है जो आमिर ने कहा ना कि ट्राम चलती थी। अब जो कराची का हाल हम देख के आए हैं, पिछले कोई 1-2 हफ्ते पहले हम कराची गए थे, किसी उस पे कोई हमने शादी अटेंड करनी थी। इसको बैठ के डिस्कस करेंगे। कानून को हाथ ही लगाया जा सकता है जो कराची का हाल इस वक्त इन लोगों ने कर दिया। पिछले साल में फिर कहेंगे हम सियासतदानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। 10 सालों से सियासतदान हुकूमत कर रहे हैं। जो बुरी हालत कराची की देखी है, चलें फिर क्लास अब किसी दिन प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। आपने और आमिर साहब ने जो कराची का विजिट किया, लास्टली यही कहेंगे कि ये जकूटा जिन मेहरबानी करें, रखने मत डालें। इस किस्म के जो बेहतरीन मंसूबे हैं उनको चलने दें। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।